और बड़ी खबर मुंबई से, थोड़ी देर में वर्ली में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। पार्थिव शरीर वर्ली स्मशान घाट लाया गया है। अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, सीएम एकनाथ शिंदे और भूपेंद्र पटेल के अलावा कई नेता, उद्योगपति मौजूद हैं। ये तस्वीरें वहां से आप देख रहे हैं। तो बीती रात रतन टाटा का निधन हो गया और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर वर्ली में रखा गया है, जहां पर आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस के गार्ड्स खड़े हैं, गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर दिया गया है। उसके अलावा वहां पर आप देख सकते हैं तमाम बड़े नाम, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग जगत के, राजनीतिक जगत के और दूसरे सेगमेंट से तमाम बड़े नाम वहां पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। राजीव, हमारे संवाददाता इस वक्त वर्ली शमशान घाट से जुड़ रहे हैं। राजीव, बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां? देखिए, थोड़ी देर पहले ही रतन टाटा का पार्थिव शरीर जो है वर्ली के शमशान गृह में पहुंचा है और जो प्रक्रिया हमें बताई गई है टाटा ग्रुप की तरफ से, परिवार की तरफ से, उसके मुताबिक अंदर शमशान घाट में जाने के बाद में लगभग 45 मिनट तक पारसी रीत रिवाज से एक प्रेयर होना है और उस प्रेयर में जो है लगभग 200 लोग शामिल होंगे, जिसमें जो परिवारजन है, करीबी रिश्तेदार हैं, वो लोग हैं और कुछ टाटा ग्रुप से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। तो लगभग 200 लोग लगभग 45 मिनट तक प्रेयर करेंगे। उस प्रेयर के बाद में जो है अंतिम विदाई की रस्म जो है वो शुरू होगी, प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं वर्ली शमशान गृह का, जहां इस वक्त रतन टाटा का पार्थिव शरीर लाया गया। सबसे पहले आपको शमशान घाट के अगल बगल की तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग, आम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। शमशान घाट के बाहर जो है रतन टाटा के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिखी हुई है। साथ साथ में उनके विचार और उनके व्यवहार को किस तरह से भविष्य में याद रखा जाए, ऐसे तमाम चीजें जो हैं इस वक्त यहाँ पर तमाम होर्डिंग्स में, तमाम कटआउट में दिखाई दे रही है। अगर अंदर की बात करें तो अंदर इस वक्त जो है प्रक्रिया चल रही है। पार्थिव शरीर अंदर पहुंच गया है। थोड़ी देर के बाद ही पार्थिव शरीर जो है वो अंदर लॉन में होगा। वहां पर लगभग 200 लोग जो है प्रेयर में शामिल होंगे। 45 मिनट तक ये प्रक्रिया चलेगी, जहां पर मंत्रोपचार किया जाएगा और उसके बाद में जो है पार्थिव शरीर जो इलेक्ट्रॉनिक सौदागरी है उसके जरिए जो है उनको कह सकते हैं कि आखिरी विदाई दी जाएगी। हालांकि चूंकि जिस समुदाय विशेष से आते हैं, पारसी समुदाय विशेष में, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रिकल तरीके से इस तरह से आखिरी विदाई नहीं दी जाती। लेकिन हमने इसी शमशान घाट में साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट केस के बाद भी देखा था कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सौदागरी में जो है आखिरी विदाई दी गई थी। वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। कुछ इसी तरह की तैयारी जो है रतन टाटा के लिए भी की गई है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। लगातार आप बने रहिए, आगे भी आपके पास हम आते रहेंगे। इधर मुंबई में मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए सियासी मैदान से लेकर बॉलीवुड के कई दिग्गज भी पहुंचे हैं। एनसीपीए लॉन पहुंचे हैं, वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये सिलसिला लंबा चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे और रतन टाटा को आखिरी विदाई दी। अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी पहुंचे। फिल्म अभिनेता आमिर खान अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके योगदान को याद किया। रतन टाटा को आखिरी बार देखने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के साथ आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका मेहता के साथ पहुंचे। देशवासियों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा को गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने भी श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने उनका अंतिम दर्शन किया। नायडू ने कहा कि रतन टाटा ने हमेशा बिजनेस से पहले देश को प्राथमिकता दी। मुंबई के एनसीपीए लॉन में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जिन्हें आखिरी बार देखने के लिए हजारों लोगों का तांता नजर आया। तो देश के रतन का जाना हर किसी को गमगीन कर गया। गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को
देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी रतन टाटा को याद किया। सुनिए कुमार मंगलम बिरला और हर्षवर्धन गोयनका ने क्या कहा। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। आउटस्टैंडिंग पर्सन। बहुत भारत के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। हम लोग बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। अब यही है कि इतने उनके अच्छे गुण थे, इतने अच्छी तरीके से उन्होंने कुछ अपने फुटप्रिंट्स रखे हैं और आइडियल्स रखे हैं कि हम लोग उसके ऊपर अब चलेंगे, लेकिन ये बहुत खेद की बात है। और फिल्म अभिनेता आमिर खान भी रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। एक्टर अनुपम खेर ने उन्हें इस मौके पर याद किया। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर और किरण राव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत बड़ा उनका प्रभाव रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है और हर जगह पे, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। बहुत से लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने इंस्पायर किया है और उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा भारत याद रखेगा। मेरे ख्याल से ऐसा कंट्रीब्यूशन और जिस प्रकार के व्यक्ति थे वो, इतने डाउन टू अर्थ, सिंपल, और हमेशा मेरे को जितने बार भी वो मिले, 2 बार मुलाकात हुई मेरी और दोनों बार इत्तेफाकन प्लेन में हुई थी। मुझे याद है एक बार मैं मुंबई से पेरिस आ रहा था और एक बार मैं मुंबई से दुबई जा रहा था, तो दोनों बार मुलाकात प्लेन में हुई थी और बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर करते थे। दुख का दिन है, बहुत ही अमेजिंग इंसान थे। हम थोड़े वक्त भी बिता चुके हैं उनके साथ, बहुत अच्छे इंसान थे। तो बहुत दुख लगता है कि गए, लेकिन बहुत करके गए हमारे देश के लिए। और देश की शान रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग भी हो रही है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट ने उन्हें भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। शिंदे कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अब इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिग्गज उद्योगपति को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।
इधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की धाक जमाई। उद्योजक रतन जी टाटा, इनका जो कल रात देहांत हुआ, इनके ऊपर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ गोवा के लोगों की तरफ से। रतन जी टाटा जैसे बड़े उद्योजक जिन्होंने उद्योग जगत में खुद का नाम किया और अपने देश का भी नाम किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रतन टाटा का जीवन सभी को प्रेरणा देने वाला है। उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत दुखद समाचार ये उनका जाना है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में भी टाटा के अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए थे, अनेक संस्थान खोले थे। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है वो हरियाणा में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई है। बागी और अंतरकलह हार की वजह इसमें सामने आई है। 12 सीटों पर बागियों ने हरा दिया चुनाव। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी गई है। नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं, ये कहा है कांग्रेस ने। और अब आपको दिखाते हैं हरियाणा में हुई हार पर कांग्रेस की बैठक में क्या क्या हुआ। कांग्रेस की इस हाई लेवल मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जानिए। हार पर कांग्रेस में मंथन हुआ और हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस नतीजों को स्वीकार नहीं करती। सभी सर्वे रिपोर्ट्स में जीत का अनुमान था, इसलिए कांग्रेस इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही है। दूसरा, स्टेट यूनिट में गुटबाजी और कलह दिखी है और नेताओं ने निजी हितों को तवज्जो दी, इस पर भी मंथन हुआ। अजय माकन ने सभी सीटों का ब्यौरा दिया। 12 सीटों पर बागियों की वजह से हारे, ये जानकारी दी उन्होंने। फैक्ट फाइंडिंग समिति बनाई गई है और सभी प्रत्याशियों से डिटेल में मांगी गई है जानकारी। पांचवी जो हमारे पास जानकारी है, खरगे को रिपोर्ट सौंपेगी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और जरूरी कार्रवाई करने की तैयारी भी है, ये सूत्र बता रहे हैं। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, मतलब कांग्रेस पार्टी में हरियाणा की अप्रत्याशित हार को लेकर अभी भी काफी खलबली है, मंथन हो रहा है अभी भी, क्या जानकारी बताइए आगे। जी बिल्कुल, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाना है उसके नामों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। वो गठन होने के बाद वो कमेटी सारे हरियाणा के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और जो प्रत्याशी हैं उन सब से चर्चा करेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं आज की बैठक में, जब ये कह दिया कि नेताओं ने अपना इंटरेस्ट पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर रखा, जिसके बाद इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और विधायक दल के नेता, विपक्ष के नेता भूपिंदर हुड्डा, इनको भी बुलाया जाना था, लेकिन उनको मना कर दिया गया कि अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही आप लोगों सभी से बात करेगी और अपनी रिपोर्ट खरगे को सौंपेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जानकारी और दे दीजिए जल्दी से, क्या कार्रवाई भी हो सकती है नेताओं पर, क्योंकि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। देखिए, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा की बात करें तो तकनीकी तौर पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि वो सांसद है और सांसद तो दीपेंद्र हुड्डा भी हैं 5 बार के, तो हमने किसी सांसद को नहीं बुलाया। चाहे वो मैनिफेस्टो कमेटी का जब ऐलान हुआ या 7 गारंटियों का ऐलान हुआ तो वो पार्टी उसको तकनीकी बात करती है, लेकिन सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया। उसके बारे में बताया गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही अब राज्य के नेताओं से बात करेगी और अपनी रिपोर्ट आला कमान को खरगे को सौंपेगी। और सूत्र ये बता रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी या हिदायत दी जाएगी, उससे पहले एक बड़ा कदम ये हो सकता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नया नेता कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुमार। तो नया प्रदेश अध्यक्ष और नया नेता यहाँ हरियाणा में विधायक दल का चुना जा सकता है, ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं, हरियाणा में हो सकता है। बहुत शुक्रिया कुमार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार की वजह तलाशने में जुटी है। आज की मीटिंग में राहुल गांधी हरियाणा की स्टेट यूनिट से नाराज नजर आए। डिटेल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में हुई हार पर आज दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई। खरगे के घर पर हुई इस बैठक में राहुल गांधी ने नतीजों पर नाराजगी जताई। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का नाम लिए बिना बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि नेताओं ने पार्टी की जगह अपने निजी हित ऊपर रखे। अब हार की वजह जानने के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। इस मीटिंग पर अजय माकन ने कहा कि समीक्षा बैठक में हरियाणा में हार के कारणों पर मंथन हुआ है। नेताओं के आपसी मतभेद और ईवीएम मशीनों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था।
इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान का सूची में नाम था, लेकिन वो दोनों नहीं आए। ये साफ नहीं है कि उनको रोक दिया गया या खुद नहीं आए या फिर फोन पर ही उनसे जानकारी ली गई। इस बैठक में कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया था। और आज श्रीनगर में हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से समर्थन की चिट्ठी मिलने पर बात जारी है, जल्द ही वो सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। तस्वीरें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस की हैं। आज उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया। सीएम पद के लिए अंतिम फैसला गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ समर्थन की चिट्ठी पर बात जारी है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 4 निर्दलीयों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 46 है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की सीएम आतिशी ने बयान दिया है। सभी बंगले बीजेपी को मुबारक हों, ये कहा आतिशी ने। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं, सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के काम करेंगे। फिर उन्होंने एक तीसरा पैंतरा अपनाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, विधायकों को जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो, पार्टी खत्म कर दो, कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। वो भी नहीं कर पाए। तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हम दिल्ली वालों के दिल में। तो आतिशी कह रही हैं कि बड़े बंगले बीजेपी को मुबारक हो, हम दिल्ली वालों के दिल में हैं। लेकिन दिल्ली कैबिनेट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। दिल्ली कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1.5 गुना हो गया है विधायक विकास फंड 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जानकारी दी। और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं। एक बड़ी बात आपने कही कि दिसंबर के बाद शायद दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलनी मुश्किल हो जाए। ये क्या पूरा मामला है उसके बारे में, और क्या सच में नया साल जो है वो फीका हो जाएगा सरकारी पूरे महकमे में? मुझे दिल्ली के अपने सरकारी कर्मचारियों की चिंता है, भाई बहनों की। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के आर्थिक मैनेजमेंट का या मिस मैनेजमेंट हम कहें, उसका नतीजा है कि दिल्ली सरकार ने इस बार 7,000 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया है। ये अब तक दिल्ली के विधानसभा इतिहास में नहीं हुआ। ये सिर्फ ये कारनामा इन्होंने ही किया है। और जब 7,000 करोड़ का घाटा है तो फिर आपको तनख्वाह भी देनी है, आपको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी पूरे करने हैं और वो योजनाएं भी पूरी करनी है जो आप कुछ दिन की घोषणा करते हैं। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? और ये स्थिति तब है जब दिल्ली लगातार रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, पैसा ज़्यादा आ रहा है। उसके बावजूद अगर 7,000 करोड़ का घाटा है तो सिर्फ एक कारण है, अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है उसका भ्रष्टाचार। हर विभाग में कमीशन दलाली तय है, परसेंटेज तय है, जिसकी वजह से आज स्थिति ये है। और एक देश एक चुनाव के खिलाफ विपक्ष लामबंद होने लगा है। केरल विधानसभा ने इस फैसले के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यह व्यवस्था देश में संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगी। एक देश एक चुनाव को लेकर सियासत गर्म होने लगी है। केरल के लेफ्ट सरकार ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केरल विधानसभा ने एक देश एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया गया।
देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करने का दावा, राज्य विधानसभाओं स्थानीय निकायों के कार्यकाल में कटौती। केरल विधानसभा में प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर से राज्य के विधायी कार्य मंत्री MB राजेश ने पेश किया। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव की अनुशंसा रामनाथ कोविंद पैनल ने की है। विधानसभा में पास प्रस्ताव में दलील दी गई है कि समिति लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनावों को एक खर्च के रूप में देख रही है, जबकि ऐसा करना अलोकतांत्रिक है। दलील दी गई है कि चुनाव खर्च कम करने और प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए और भी सरल तरीके हैं। इन तमाम दलीलों के आधार पर केंद्र सरकार से एक देश एक चुनाव के फैसले को वापस लेने के लिए कहा गया है। यूपी के हाथरस भगदड़ कांड को लेकर आज भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की न्यायिक आयोग के सामने पेशी हुई। लखनऊ में सूरजपाल से घंटों पूछताछ की गई। हाथरस भगदड़ के 3 महीने बाद नारायण सरकार हरिधाम के बाबा सूरजपाल न्यायिक आयोग के सामने पेश हुआ। खास बात यह थी कि पेशी के लिए वो पीलीभीत से भाजपा विधायक बाबूराम पासवान की कार से पहुंचा, जिसमें पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था। भोले बाबा का किसी विधायक की गाड़ी से आना सवालों के घेरे में है। लखनऊ में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे सूरजपाल से बंद कमरे में करीब 2.25 घंटे पूछताछ हुई और भगदड़ से जुड़े सवाल पूछे गए। बाबा ने सत्संग में शामिल 1100 लोगों का एफिडेविट आयोग को सौंपा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को साकार हरि के कार्यक्रम में भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। करीब 150 लोग घायल हुए थे। आयोजक समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए थे। आयोजन में लापरवाही से लोगों की मौत हुई थी। व्यवस्था में भारी अनियमितता पाई गई थी। बाबा की पेशी की खबर मिलते ही उसके अनुयायी बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंच गए, जिसे देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई और एहतियातन जनपथ मार्केट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर इलाके को सील किया। जगह जगह पुलिस और RAF के जवान तैनात किए गए। और यूपी के बिजनौर में ट्रेन डीरेल करने की साजिश का मामला सामने आया है। यहां रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे मिले। मेमू एक्सप्रेस ट्रेन सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही थी और इसे डीरेल करने की साजिश रची गई थी। बिजनौर के गढ़मालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखा हुआ था। मेमू ट्रेन पत्थरों को तोड़ते हुए निकल गई। ड्राइवर ने पत्थर से ट्रेन के टकराने पर तेज आवाज सुनी और इसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और देखा तो अप और डाउन लाइन की रेल पटरी पर दोनों तरफ लगभग 20 मीटर तक पत्थर रखे हुए थे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार मेमू एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने मुर्शदपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही स्टेशन मास्टर और उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में कानपुर, जौनपुर और बागपत समेत कई जगहों पर पटरी पर रसोई गैस सिलेंडर, खंबा और लट्ठा आदि रखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से कुछ मामलों में ट्रेन को पलटाने की साजिश की आशंका भी जाहिर की गई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड से भी इसी तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। और TV9 मराठी का इंफ्रा एंड हाउसिंग कॉन्क्लेव हाल ही में मुंबई में संपन्न हुआ। इस कॉन्क्लेव में SRA के CEO डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर मौजूद थे। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई की बात हम लोग जब करते हैं तब एक सवाल सामने आता है कि सच में मुंबई ये झोपड़पट्टी मुक्त कब तक बन सकती है। पहले बात तो ये है कि SRA कभी अथॉरिटी करके झोपड़पट्टी मुक्त ऐसा हम नहीं कहते। हम हमेशा कहते हैं कि पक्के घर, हक्काचे घर, यानी खुद का घर और पक्का घर। जी। आज तक हमने 3,65,000 घर के अभी हाल में ही परमिशन दी है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आने वाले 2 साल में ये 3,65,000 घर तो बनेगी ही, मगर इसके साथ ही हमने जो जॉइंट वेंचर किया है महाराष्ट्र शासन के अलग अलग बॉडीज़ के साथ, जैसा अभी मैंने बताया कि वो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, MIDC होगी, MSRDC होगी, सिडको होगा या म्हाडा होगा, तो इन्हीं को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि 2,50,000 घर तक ये 2-2.5 साल में बन पाए। तो अगर ये सब देखते हैं और इसी के साथ हमारा तीसरा जो बात मैंने कही है कि हम ये भी चाहते हैं कि हम इसके टेंडर निकाल के हर विकासक को इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दें।